अब एक बात बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेल साइकिल, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? G1 S G2 M। और ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस आस्क्ड several times in medical exams, है ना? बहुत बार मेडिकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीक्वेंस क्या होता है G1S। मैंने यहाँ पे ये सिंबल लगा दिया ना, ये सिंबल मत लगाओ, सिंबल चेंज कर दो, है ना? नहीं तो ये होगा कि ये ग्रेटर देन वाला सिंबल हो जाएगा, G1S G2M, ठीक ना? अब देखिए, एक कंट्रोल की बात आती है कि व्हाट इज, या क्या ऐसा कंपोनेंट होगा जो इस पूरे सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या होता है बेटा? सीडीकेज, या पहले साइक्लिन एंड सीडीकेज, है ना? क्या ऐसी चीज है जो सेल साइकिल को रेगुलेट करती है? तो आप लिखो साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है ना? साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज regulates the cell cycle, regulates the cell cycle। साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट की जो सेल साइकिल की प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले जब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या स्टेजेस होने वाले, क्या होता है कि लाइफ एक सर्कुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। एक सर्कुलर फॉर्म में, पहले मैं ये चीज बता देता हूँ, हर इवेंट्स के थ्रू बता दूंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड, अब इसमें देखिए कि यहाँ पे कोई सेल थी, इस सेल को डिवाइड, यहाँ जिसको डिवाइड, अब ये डिवाइड होने में इसका जो मैक्सिमम टाइम है बेटा, इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो किसमें जा, इंटरफेज में। बस मैक्सिमम टाइम इज ऑफ इंटरफेस। तो ये जो पूरा हमने बना दिया, ये क्या हो गया बेटा? इंटरफेज का, ठीक है ना? और ये जो पोर्शन है इतना टाइम का, ये है बेटा क्या? एम फेज, ठीक ना? एम फेज। अभी जो इंटरफेज है इसको हमने डिवाइड किया G1 S एंड G2 में। और ये जो ये माइटोटिक फेज है, ये दो पार्ट में पहले ही डिवाइडेड है, किसमें किसमें? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। दिस इज द पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड दिस इज पार्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें, तो कैरियोकाइनेसिस में जैसे हम माइटोसिस की बात करते हैं, तो उस कैरियोकाइनेसिस में ये अपने आप में चार सब स्टेजेस में है बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके बारे में जब सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे तभी बताएंगे, ठीक है ना? एंड दिस इज द साइटोकाइनेसिस, ठीक ना? अब इसमें मेनली हमें यहां पे देखना है इन तीन के बारे में। तो जब हम बात करते हैं जीवन की, तो एक बात बताओ बेटा कि कोई भी सेल, जो सेल नया नया बिल्कुल बना है, वो ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ करने के लिए जो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेवलप करने की, वो क्या चीजें होनी चाहिए? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या चीज चाहिए किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए? तो बेटा वो जरूरी होता है क्या? प्रोटीन। क्योंकि ये प्रोटीन ही स्ट्रक्चरल फॉर्म में होगा, यही प्रोटीन एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्रिएट होने वाली हैं। यही प्रोटीन हार्मोन्स के फॉर्म में भी काम कर सकता है। तो देयर आर सेवरल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो सबसे पहले प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब इस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए की सिंथेसिस होगी, आरएनए सिंथेसिस कर नहीं पाए, राइबोसोम भी तो चाहिए, राइबो तो चाहिए। और क्या हो, अब प्रोटीन बन गया, भी होंगे, अमीनो एसिड भी तो प्रोटीन की, ठीक ना? और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, इस चीज का ध्यान,
न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गई। तो ये जो पूरा जीवन फेज है, यानी कि जो गैप वन फेज है, इस पूरे गैप वन फेज में हम ये कहते हैं कि जो सेल है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और इसमें ये अपने अंदर प्रोटीन, एंजाइम्स, एमिनो एसिड्स, इन सब की सिंथेसिस कर रहा है, और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी, यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होंगी। इसके बाद आता है बेटा क्या, एस फेज। एस फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या चीज की सिंथेसिस है बेटा, किसकी सिंथेसिस होगी, डीएनए की, ठीक ना। अब डीएनए की सिंथेसिस होगी, लेकिन डीएनए जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसकी पैकेजिंग भी होनी है, और पैकेजिंग के लिए चूंकि डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसके रैपिंग के लिए एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक बेसिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिसकी सिंथेसिस यहां पे होती है, एंड दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। ये एक बेसिक प्रोटीन होता है जिसकी सिंथेसिस होती है कहां पे, एस फेज में। और इसके साथ साथ हाँ, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, तो हम NHC की भी बात कर सकते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की, है ना, इसकी भी सिंथेसिस होगी यहाँ पे, क्योंकि क्रोमोसोम के लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ बेटा सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ठीक ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका, अच्छा देखो, ये जो दोनों चीजें हैं, ये सारी चीजें ये कहां पे हो रही है, न्यूक्लियस में, ये कहां पे हो रहे हैं, न्यूक्लियस में, लेकिन ये सेंट्रियोल कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस ये सेंट्रियोल कहां पे डुप्लीकेट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। फिर आ जाता है क्या बेटा, G2 फेज। और G2 फेज की बात करें तो G2 फेज के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो सेल था, ये सेल ने डीएनए का डुप्लीकेशन कर लिया, और जब डीएनए का डुप्लीकेशन कर लिया मतलब अब ये डिवीजन के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन क्या तुरंत के तुरंत डिवाइड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि डिवीजन भी एक हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए अगेन प्रोटीन, है ना, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, एटीपी का एक्यूमुलेशन होगा, एटीपी एक्यूमुलेशन, और इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन को क्या करना है आगे चल के, स्पिंडल फाइबर बनाना है, जिसको माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। तो इसकी सिंथेसिस होना जरूरी है ना। और इसके बाद क्या होगा बेटा, इस पूरे फेज में सेल डिवाइड होगा, मतलब सेल डिवाइड होगा, और उसके बाद 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात समझने की जरूरत है इस पूरे सेल साइकिल में, कि जो भी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इस सेल की प्लॉइडी कितनी है, 2n। और अगर इनिशियल टाइम पे हम ये मान के चल, देखो क्या होगा ना, कि मान लो ये सेल था, और इस सेल का ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, मतलब हम कह सकते हैं न्यूक्लियर कंटेंट प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लियर कंटेंट किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में। और ये किससे बना हुआ है, डीएनए से, और इसी से आगे चल के क्या बनना है बेटा, क्रोमोसोम, इसी से क्या बनना है, क्रोमोसोम बनना है। अब एक बात ये समझनी है कि जो यहाँ पे सपोज कि अगर हम इसको क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाएं, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वो किस फॉर्म में हमको दिख रहा है, क्रोमोसोम हमको इस फॉर्म में दिख रहा है ना, इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है बेटा, इस फॉर्म में हमको क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान के चलें कि प्लॉइडी जो सेल की है वो 2n है, और इसमें जो डीएनए का अमाउंट है, इसमें जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना है, 2c, कितना है, 2c, ठीक है ना। अब जब ये सेल क्या करेगा बेटा, अपना यहां पे आएगा, यानी कि हम ये बोले कि ये अपना एस फेज कंप्लीट करने को है। अच्छा, ये एस फेज
G1 फेज, G2 फेज, या जो भी फेज है, ये जो फेजेस हैं हम कैसे ये क्लियर कट बता सकते हैं कि यहां से G1 फेज है यहां तक, और यहां से S फेज है, यहां तक S फेज है, यहां से G2 फेज है। तो क्या होता है बेटा, इसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, और ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं मैं यहां पे लिखता हूं। तो ये चेक पॉइंट्स एक्चुअली में कुछ खास चीजें नहीं होती हैं, जो उसके अंदर ये जो मैंने बोला ना कि साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, इन्हीं की सिंथेसिस होती है ना। जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट तक आते आते अगर इस साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की सिंथेसिस हो गई, अच्छा ये जो साइक्लिन है ये तो एक सिंगल प्रोटीन है, लेकिन जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं वो डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हैं, वो कई तरीके की यूनिट्स हैं। तो वो जो साइक्लिन के साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, सपोज कि अगर ये यूनिट है, मैं यहाँ पे दिखाऊं, सपोज कि ये यूनिट है साइक्लिन की, तो यहाँ पे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की ये यूनिट है। अब सपोज कि ये ए बी सी ये इसके साथ अगर अटैच हुआ तो हो सकता है कि ये क्या बना दे, चेक पॉइंट G1 S चेक पॉइंट, मतलब कि अब सेल G1 फेज कंप्लीट करके S फेज में एंटर करेगा। सपोज कुछ दूसरे जैसे कि सी डी ई हो गया, यानी कि ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं वो डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो जब हायर क्लासेस में जाओगे उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स बनाते हैं, जैसे कि यहां पे बन गया, तो हम ये बोलते हैं कि जब ये चेक पॉइंट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब अब सेल क्या कर रही है, G1 फेज इसने कंप्लीट कर लिया है और अब ये S फेज में जाएगा। अब एक चीज और समझो कि जैसे इस चेक पॉइंट का या इस प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, इसके बाद सेल को डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए। इसके बाद जब ये चेक पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो जो साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की स्पेसिफिक जो G1 और S चेक पॉइंट था, इसकी सिंथेसिस हो गई, इसके बाद इस सेल को डिवाइड होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर इससे यहां से नहीं रोक सकता, यानी कि इसके पहले रोका जा सकता था, जी बिल्कुल रोका जा सकता था, क्योंकि ये जो पूरा G1 फेज है, इस G1 फेज में सेल किसी भी टाइम सेल साइकिल को एग्जिट कर सकती है। सेल क्या करेगी, किसी भी टाइम सेल साइकिल को एग्जिट कर जाएगी और कहां चली जाएगी, G0 फेज में। अब ये G0 फेज क्या होता है, तो G0 फेज को हम बोलते हैं क्यूसेंट फेज। क्यूसेंट फेज, क्यूसेंट फेज में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है लेकिन डिवाइड नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे क्यूसेंट फेज के लिए लिख सकते हो कि सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट कैन नॉट बी डिवाइड। तो ये जो सेल क्यूसेंट फेज में चली गई वो कभी भी डिवाइड नहीं होगी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, परमानेंट टिश्यूज। क्या हो सकते हैं, परमानेंट टिश्यूज। एनिमल्स में बात करें तो जैसे कि नर्व सेल्स होती हैं हमारी, है ना, नर्व सेल्स होती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बेटा, क्यूसेंट फेज में चला जाता है, और क्यूसेंट फेज में चला गया मतलब अब ये सेल डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए, यानी कि क्यूसेंट फेज के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि सेल एग्जिट द सेल साइकिल। सेल क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा सेल साइकिल। और इन फ्यूचर लाइक हमें प्लांट्स के अंदर कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ जो डिफरेंशिएटेड सेल थी जो एग्जिट कर चुकी थी सेल साइकिल को, वो वापस सेल साइकिल में एंटर कर जाती हैं और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है। बताएंगे कभी उसके बारे में। अब देखो, यहां पे सेल स्टार्ट हुआ, सेल डिवाइड होना, 2n इसकी प्लॉइडी थी, 2c इसमें जेनेटिक कंपोनेंट था। यहां पे अगर आया तो इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n ही है, क्योंकि अभी भी इसमें जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो उतने ही है। न्यूक्लियर कंटेंट पे अभी कोई चेंज नहीं आया, मतलब इसकी इसमें जो डीएनए का अमाउंट था वो अभी भी कितना है, 2c है। लेकिन अब जब ये सेल एस फेज को कंप्लीट करके यहां पे पहुंचता है, अब इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी और इसके जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। तो बात समझो बेटा, यहां पे क्या था, यहां पे क्या हो रहा था, जैसा कि मैंने बोला कि यहां पे जो क्रोमोसोम थे वो कुछ इस फॉर्म में थे, कुछ इस फॉर्म में, लेकिन यहां पे जब ये आएंगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएंगे, इस फॉर्म में। नहीं समझे, लाइक अगर मैं बोलूं कि जो जीवन था, जीवन में जो क्रोमोसोम था वो कुछ इस फॉर्म में था, और एस फेज में क्या हुआ बेटा, डीएनए की सिंथेसिस हुई, और जब डीएनए की सिंथेसिस हुई तो जो इस तरीके का डीएनए था
इसने अपनी ही आइडेंटिकल कॉपी का फॉर्मेशन किया, और जब आइडेंटिकल कॉपी का यहाँ पे फॉर्मेशन किया तो एक नया क्रोमेटिड इसके साथ बन गया, यानी कि इसमें क्या हो गया, डीएनए का जो अमाउंट था वो डबल हो गया। कि जीवन में क्या था बेटा, जो डीएनए का अमाउंट ये 2C था, अब ये कितना हो गया, 4C हो गया। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखाने की, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वो इस फॉर्म में था, अभी इसमें क्या हो गया, डबल क्रोमेटेड हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो गई, डीएनए क्या हो गया बेटा, डुप्लीकेट हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी प्लॉइडी कितनी रह जाएगी बेटा, प्लॉइडी अभी भी 2n ही रहेगी। क्यों रहेगी, ये चीज को समझो कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ है बेटा। ये देखना, ये क्रोमोसोम कितना है, एक या दो, दो है बेटा। बेटा सेंट्रोमियर एक ही है, क्रोमोसोम अभी भी एक ही रहेगा। एक सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड्स लगे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये दो क्रोमोसोम है। सेंट्रोमियर एक है, क्रोमोसोम एक ही रहेगा। ओके सर। जब ये स्प्लिट होगा, कुछ अगर ये ऐसा बनता ना, कुछ अगर ये ऐसा बनता, तब हम बोलते कि ये दो क्रोमोसोम्स हैं। एक ही सेंट्रोमियर से लगा हुआ क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम है। तो अभी भी जो इस सेल की प्लॉइडी है वो कितनी है, 2n ही है, बट अमाउंट ऑफ डीएनए विल 4C हो गया। अब जब अमाउंट हो गया डीएनए का डबल, तो बेटा अब इसको डिवाइड तो होना ही है, और यहां पे भी क्या होगा, प्लॉइडी 2n रहेगी, प्लॉइडी यहां पे क्या रहेगी 2n, और अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी 4C। और फिर क्या होगा बेटा, ये एम फेज यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगी पहले, फिर इसकी साइटोकाइनेसिस होगी। तो यहाँ पे ये चार फेजेस हैं, पुराना मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एमफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इसमें ये क्या करेगा, अपना कैरियोकाइनेसिस करेगा, और फिर ये साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक ना। तो ये जो पूरा एम फेज है ये एक अलग ही टॉपिक है, यानी कि सेल डिवीजन का टॉपिक है, और बाकी ये जो चीजें हैं ये सेल साइकिल के टॉपिक्स हैं। क्लियर है।